नमस्कार, मैं हूं साक्षी बत्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जश्न आजादी को खास बनाने के लिए फाइनेंशियल आजादी भी जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है कि आपके लिए आपका पैसा काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। आर्थिक आजादी कैसे हासिल होगी, कौन कौन से उपाय करने होंगे, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको। सबसे पहले लेके देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। लोग जश्न आजादी की तैयारी में जुटे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की कुछ खास वजह हैं। भारत को बरसों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। देश को आजाद कराने के लिए जिन राष्ट्र सपूतों ने बलिदान दिया और कष्ट सहे, उन्हें याद करने का दिन है। हमारी आजादी की 75वीं सालगिरह है। अंग्रेजों से आजादी तो हमें 75 साल पहले मिल गई थी, लेकिन आर्थिक आजादी या फाइनेंशियल फ्रीडम अभी भी एक सपना है। तो आखिर क्या है आर्थिक आजादी और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? आर्थिक आजादी उस परिस्थिति को कहते हैं जब आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। सरल शब्दों में कहें तो पैसे को लेकर आप बेफिक्र हो। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको सोचना न पड़े। सोचने में तो ये फंडा ख्वाबी लगता है, लेकिन अगर सही प्लानिंग की जाए और व्यवस्थित तरीके से अपने खर्च और कमाई पर ध्यान रखा जाए तो आर्थिक आजादी बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर, 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं पर और बाकी का 20% हिस्सा बचत के लिए रखें तो आर्थिक आजादी पाई जा सकती है। आर्थिक आजादी पाने के लिए सही प्लान के साथ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले जल्द से जल्द निवेश की शुरुआत करें। अपनी जरूरत को लेकर लक्ष्य निर्धारित करें। महीने का बजट बनाएं। हाई इंटरेस्ट लोन को जल्द से जल्द खत्म करें। ईएमआई का सही समय पर भुगतान करें। इमरजेंसी फंड तैयार करें। आर्थिक आजादी पाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके हाथ कुबेर का खजाना लग जाए। आर्थिक आजादी का मतलब ये है कि जब आप व्यस्त जिंदगी से फुर्सत पाएंगे तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आर्थिक आजादी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। किसी के लिए कर्ज से मुक्ति है तो किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट। अगर आप भी आर्थिक आजादी चाहते हैं या जरूरत, खर्च और आय के मामले में मजबूत बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी कदम आपको उठाने होंगे। तो सबसे पहले बचत और निवेश जरूर करें। जितना जरूरी कमाना है उतना ही जरूरी बचाना है और फिर उसे निवेश करना है। व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो हर इंसान को अपनी इनकम यानी कि आमदनी का 20% जरूर बचत करना चाहिए। इसी के बाद इस बचत को निवेश यानी कि इन्वेस्ट भी करना चाहिए। दूसरा पड़ाव आता है फाइनेंशियल गोल्स, जिनको जरूर आपको बनाना चाहिए। हर निवेशक को अपना वित्तीय लक्ष्य यानी कि फाइनेंशियल गोल जरूर निर्धारित करना चाहिए। आपके आर्थिक उद्देश्य आपकी जिंदगी के हर नए पड़ाव के साथ ही बदल सकते हैं। कुछ लोगों को ये गलत धारणा होती है कि एक बार अगर एक मुश्त निवेश कर दिया तो वो काफी है और उन्हें दोबारा निवेश करने की जरूरत नहीं है। ये गलत हो सकता है, क्योंकि निवेश करना और अपने निवेश की देखरेख करते रहना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। कर्ज से मुक्त लाइफस्टाइल भी आपको अपनाना चाहिए। कोशिश करें कि आप कर्ज मुक्त हों, क्योंकि इसके बिना आर्थिक आजादी हासिल नहीं की जा सकती। सबसे पहले ज्यादा ब्याज वाले पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाएं। होम लोन का बीच बीच में रीपेमेंट करते रहें ताकि ब्याज बचाया जा सके। साथ ही क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान समय पर जरूर करें। चौथा पड़ाव आता है इंश्योरेंस, जो कि बेहद जरूरी है। आज के दौर में बीमा होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पैसों की सुरक्षा भी होगी और साथ ही आपका परिवार भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। शुरू में आप अपनी सालाना आय की बराबर कवरेज कर सकते हैं। साथ ही जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस भी खरीदें। ये आपकी सालाना आय का 10 से 20 गुना होना चाहिए। साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर रखें, क्योंकि कोविड ने हमें सिखाया है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना कितना जरूरी है।
पांचवा पड़ाव आ जाता है इमरजेंसी कैश, जिसे आपको जरूर रखना है। आमदनी, बचत और निवेश की स्ट्रैटेजी के बीच एक अहम पहलू हो जाता है इमरजेंसी कैश को रखना। यानी कि प्रत्येक नौकरी पेशा व्यक्ति अपने मंथली घरेलू खर्चों के हिसाब से करीब 3 महीने के हिसाब से रकम बतौर इमरजेंसी फंड के लिए आपको रखनी ही चाहिए। ये इमरजेंसी फंड बैंक या सेविंग्स अकाउंट में आप रख सकते हैं या फिर किसी लिक्विड फंड में भी रखा जा सकता है, जिसे आप 24 घंटे के नोटिस पर निकाल सकते हैं जब भी आपको आपातकालीन कोई इमरजेंसी हो जाए। और अब आते हैं छठे पड़ाव पर, यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग। ये बेहद जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अपने रिटायरमेंट को लेकर सिक्योरिटी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा फंड आपके पास जमा हो जाए, इसके लिए आप पीपीएफ, एनपीएस जैसे विकल्पों में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं और रिटायरमेंट की बढ़िया प्लानिंग हो जाती है। याद रखिए कि आर्थिक सुकून हासिल करने के लिए सिर्फ प्लान बनाना ही नहीं होता, लेकिन उसके साथ ही साथ उस पर टिके रहना भी जरूरी होता है, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो सकती है। और अब स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। कल्याण कुमार बिस्वाल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फाइनेंशियल आजादी पाने के हर पहलू को समझाने के लिए हमारे साथ हैं। स्वागत है कल्याण जी आपका इस खास शो पर। सबसे पहले ये बताइए कि क्या फाइनेंशियल आजादी वाकई में पाई जा सकती है, क्या ये मुमकिन भी है? जी हाँ साक्षी जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, मगर कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि एक वेल डिफाइंड गोल आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे केस में मुझे कार खरीदना है 3 साल में, तो मेरा गोल बन गया बाइंग अ कार और मेरा गोल ड्यूरेशन बन गया 3 साल। तो अब 3 साल के अंदर अंदर मुझे वो कार खरीदना है, तो मेरा इन्वेस्टिंग अमाउंट, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सब मिला जुला के वो कार खरीदने लायक हो जाना चाहिए। तो ऐसे आप गोल को डिफाइन कर सकते हैं एंड गोल तक पहुंच सकते हैं। अब 15 साल में अगर आपको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए लंदन भेजना है, तो आज से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी रखना है। आपको समझना पड़ेगा कि किस में इन्वेस्ट करके आप अच्छे से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, कैसे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये सब चीजों का ध्यान रखा जा सकता है एंड ऑनलाइन आजकल बहुत इजीली हर चीज के बारे में पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब कल्याण जी ये बताइए कि आखिरकार क्यों मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग करनी चाहिए, इसके फायदे आखिर क्या हैं? तो फाइनेंशियल फ्रीडम के तो फायदे ही फायदे हैं। मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसने कंप्लेन की होगी यार मेरे पास बहुत पैसे आ गए क्या करूं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको बहुत ज्यादा लिबर्टी मिलती है, एक फ्रीडम मिलता है। आप कुछ भी कर सकते हो, अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो आप शायद पहले नहीं कर सकते थे। तो साथ ही साथ एक अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हो। तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के बाद ही। तो कल्याण जी फाइनेंशियल फ्रीडम की आखिर शुरुआत कैसे की जाए, वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का? फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत करनी है आपको इमरजेंसी फंड के साथ। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही पैसा आया उसको या तो स्टॉक मार्केट में डाल दिया या कुछ इन्वेस्ट कर लिया या चीजें खरीद ली, कार खरीद लिया, कोई भी चीज है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बैंक अकाउंट में आपका इमरजेंसी फंड। फॉर एग्जाम्पल कल को आपकी जॉब चली जाती है तो आपको कुछ ना कुछ खर्चे तो हमेशा करने ही होंगे, जैसे खाना पीना या रेंट या बच्चों का एजुकेशन। ये चीज आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए ये सब जोड़ जाड़ के मेरे जो एक्सपेंसेस है मंथली 10,000 रुपए आते हैं। तो 10,000 इंटू 6 विल गिव मी 6 months ऑफ इमरजेंसी फंड एंड 10,000 इंटू 12 विल गिव मी 1 साल का इमरजेंसी फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसके बाद अपने नॉलेज पे खर्चा कर सकते हैं। अगर आप एक यंग लोग हैं, आप अगर नए नए शुरुआत की है, कॉलेज में हो या जस्ट जॉब स्टार्ट किया, तो स्किल्स पे अपग्रेड करिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद अपने स्किल और फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब कल्याण जी एक अक्सर लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या वो 1 करोड़ है या 10 करोड़ है या उससे भी ज्यादा है, ये रकम आखिर डिसाइड कैसे होती है? तो देखिए साक्षी जी, ये कोई नंबर कांस्टेंट नहीं हो सकता, आपके लिए अलग मेरे लिए अलग हो सकता है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। तो एक रूल बनाया गया था जो कि फायर मूवमेंट के अंडर था। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। उसमें एक रूल था 4% रूल। उस 4% रूल को अगर हम इन्वर्ट करें तो वो इन्वर्टेड 4% रूल होता है, जो कहता है कि अगर आपको साल में 10 लाख रुपए लगता है अपना लाइफस्टाइल जीने के लिए, जैसा भी आप आज लाइफस्टाइल जी रहे हो उसी को मेंटेन करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख इंटू 25 विल गिव यू योर रिटायरमेंट फंड, जो कि है 2.5 करोड़। ऑफ कोर्स इसमें कुछ फॉल्ट्स है, जैसे इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लिया है,
बट इट गिव्स यू रफली एन आइडिया कि कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो वो अमाउंट आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बट एक रफ आइडिया के हिसाब से जो भी अमाउंट आपको सालाना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 25 विल गिव यू द रिटायरमेंट फंड। तो कल्याण जी ये बताइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए मुझे कितना निवेश करना पड़ेगा और कितने समय के लिए निवेश करना पड़ेगा जिसके बाद मुझे आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी? देखिए, कितना निवेश करना है वो डिपेंड करता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये नंबर जो है ना वैरी करता है। अब 50-30-20 रूल एक बहुत अच्छा रूल है। 50% आपके नीड की तरफ जाना चाहिए। रेंट हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, जो भी खर्चे पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो 50% है। 30% आपके लोनावला गए या फिर आपने मूवी देख लिया या फिर कुछ भी किया, ट्रिप पे गए, वैकेशन पे गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो ये 30% आपका जो भी इनकम है उसका 30% शुड गो टुवर्ड्स दीज एंड 20% शुड गो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये प्रोसेस फास्ट करना है तो आपका जो 20% है उसको बढ़ाइए। आपके जो वॉन्ट्स है ना उसको आप घटा सकते हो। 30% है उसको 20 कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। 20 से 30, 30 से 40 ऐसे इंक्रीज किया जा सकता है। और ये बताइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए किस उम्र से हमें निवेश कर देना शुरू कर देना चाहिए? क्या वो अपने पहले चेक से ही है या लेट 20s में भी अगर कोई करे तो डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, अगर एज की बात की जाए तो मैंने 25 साल की एज पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, जो मैं मानता हूँ कि काफ़ी डिले था। अब मिस्टर वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। अगर ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट अगर एक नंबर देना हो, आपको बताना हो कि बेस्ट टाइम क्या है, वो है एज अर्ली एज पॉसिबल। जितने जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेजेस होगा, उतने जल्दी आप फाइनेंशियल आज़ादी तक पहुँच पाओगे। मगर अगर आप अपने 40 साल के एज पे हो या 45 पे हो या 50 पे भी हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज आपको इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही है। तब उस टाइम पे थोड़ा रिस्की स्टॉक से थोड़ा दूर रह सकते हो। आप लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो बहुत सेफर है, बट आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। कल्याण जी, अब ये कैसे डिसाइड करें कि आखिरकार निवेश कहां पर करना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? क्या वो स्टॉक मार्केट से हमें फाइनेंशियल आजादी मिलेगी, रियल एस्टेट में निवेश से मिलेगी या फिर गोल्ड से मिलेगी या फिर इन सभी के मिश्रण से मिलेगी? देखिए, कहां पे इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी कितना है। बहुत लोग हैं जो आज के डेट पे ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसके बारे में YouTube पे सीख सकते हैं, आप इससे वर्कशॉप में ज्वाइन करके सीख सकते हैं। ये बहुत आसान हो गया आजकल, तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो बढ़ रहा है। तो आप समझिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। 7% का जो इन्फ्लेशन है, अगर आपने आपके इन्वेस्टमेंट ने आपको 7% तक रिटर्न्स नहीं दिए तो आपका इन्वेस्टमेंट कहला ही नहीं सकता। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा टूल है जहां पे आपको 12% से ऊपर का रिटर्न्स मिल सकता है, इसीलिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा तरीका है। नाउ स्टॉक मार्केट में अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी पिक करना नहीं आता, फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। स्मॉल केस भी आता है जो जीरोधा का एक प्रोडक्ट है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज पॉसिबल है। आप इन 3 प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ भी नहीं समझता तो इंडेक्स फंड तो बेस्ट है, मतलब उसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है। आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो ये जो 50 कंपनी है, निफ्टी 50 का जो 50 कंपनीज है, ये भी ग्रो करेगा और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करता रहेगा। तो कुछ नहीं समझ रहा तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा तरीका है। कल्याण जी, ये बताइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिप स्ट्रैटेजी या फिर रेगुलर निवेश का क्या रोल होता है? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो सबसे अच्छा तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब मंथली आपके बैंक अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा, वो म्यूचुअल फंड में जाएगा या इंडेक्स फंड में जाएगा, मगर आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। ये बहुत अच्छा अप्रोच है क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसीलिए बेस्ट तरीका है कि आप रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बाकी कुछ मत करिए। बहुत लोग ऐसा है कि 1 लाख रुपए जैसे ही आया वो सोचते हैं कि नहीं, मैं 2 महीने बाद जब मार्केट थोड़ा गिर जाएगा तब पैसे लगाऊंगा। ऐसे केस में टाइम द मार्केट करना बहुत रिस्की है। तो इसीलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP बेस्ट तरीका है। आप करते रहिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट करता रहेगा एंड आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। कल्याण जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जनता के भी सवाल हैं, वो भी आपसे पूछेंगे बस अब कुछ ही देर में। और अब चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास, जो कि हमें बताएंगे कि आपको आर्थिक आजादी के लिए ऐसी कौन से उपाय हैं या फिर कौन से ऑप्शंस हैं जहां पर आपको निवेश करके आखिरकार आर्थिक आजादी मिल सकती है। शुक्रिया साक्षी। तो जब भी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होगी तो निवेश के लिए पारंपरिक विकल्प नहीं
बल्कि ऐसे विकल्प चुने जाने चाहिए जहां रिस्क हो कम और रिटर्न हो ज्यादा। तो सबसे पहला विकल्प म्यूचुअल फंड। आज म्यूचुअल फंड आम लोगों के बीच निवेश का बेहतरीन विकल्प बन चुका है। आप एसआईपी के जरिए निवेश की शुरुआत महज 100 रुपए से भी कर सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश किए जाने पर आप आसानी से करोड़ों का फंड बना सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप आमतौर पर सालाना रिटर्न जो है वो 12% का मिल रहा है। दूसरा, शेयर बाजार। हर कोई शेयर बाजार में पैसा बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ शानदार रिटर्न के साथ बड़ा जोखिम भी है। कंपनियों के फंडामेंटल्स हो, मर्जर हो, भविष्य की रणनीति हो, उनको समझना बहुत जरूरी है। अच्छी कंपनियों के शेयरों का चुनाव करना, उन्हें सही वक्त पर खरीदना और बेचना, ये भी एक कला है। तो निवेश के दूसरे विकल्पों के मुकाबले स्टॉक्स में लंबे वक्त के लिए किया गया निवेश आपको मोटा रिटर्न दे सकता है। तीसरा विकल्प गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी सरकारी गोल्ड बॉन्ड के जरिए आप अपने पैसों को पंख दे सकते हैं। कम से कम 1 ग्राम के यूनिट में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है और 8 साल के बाद जो ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता। ये काम की बात है। चौथा पॉइंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी। जी हाँ, निवेश के लिहाज से प्रॉपर्टी में पैसा लगाना हमेशा से फायदेमंद रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश के जरिए अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आमतौर पर मकान के किराए के बदले दुकान का किराया जो होता है वहां ज्यादा मिलता है और वहीं बाजार में कमर्शियल प्रॉपर्टी का दाम रेजिडेंशियल के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऐसे में प्रॉपर्टी की रीसेल भी की बात की जाए तो वहां पे भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, स्टार्टअप। जी हाँ, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से फैल रहा है। दुनिया के छोटे से लेकर बड़े निवेशक तक स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं। यूनिकॉर्न के मामले में भारत दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। एक रिसर्च के मुताबिक स्टार्टअप्स में सालाना निवेश जो है वो 11 अरब डॉलर से बढ़कर 36 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जी साक्षी। और अब वक्त है जनता के सवाल लेने का। कल्याण जी, सबसे पहले हमारे पास पंकज का सवाल आया है, ये मुंबई से है। वो जानना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही सारी इनकम उनकी लग जाती है, तो ऐसे में वो निवेश के लिए पैसा कैसे जोड़े? जी पंकज जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम को, मगर देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आपको 5,000 रुपए या 10,000 रुपए नहीं चाहिए। आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। हर महीना अगर सिर्फ 500 रुपीज आप अरेंज कर लो और इन्वेस्ट करना शुरू कर दो म्यूचुअल फंड में, तो बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग से भी शुरुआत कर सकते हो। आपको डीमैट भी नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो इतना सिंपल है। अब 500 रुपीज ही आपको मैनेज करने हैं। धीरे धीरे आपका माइंडसेट ग्रो होगा, आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, एंड फिर आपको ये चीज जो है ना बहुत इजी लगने लगेगा। एंड धीरे धीरे आपको कोशिश करना कि आप अपने लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करो। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी अलग चीजें हैं जो स्टार्ट कर सकते हो, बट आई विल हाईली सजेस्ट यू कि यूट्यूब बहुत रिवॉर्डिंग है। आज के जमाने में अगर आप सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस नहीं बना रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। कल्याण जी, अगला सवाल हमारे पास अनीता का आया है प्रयागराज से। ये पूछना चाहती हैं कि मेरा सारा निवेश गोल्ड ज्वेलरी में ही है, तो क्या इससे उनको फाइनेंशियल आजादी मिल पाएगी? देखिए अनीता जी, गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप गोल्ड को बेचने जाएंगे तो आपको उसका मेकिंग चार्जेस और ये सब जो है, जो एडिशनल चार्जेस जो लगा है ना, वो सब आपको नहीं मिलेगा। प्लस फिजिकल गोल्ड जो है ना, उसका जो वैल्यू है डिटोरेट होता रहता है ओवर द टाइम। और सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे। किसी साल आपको अगर बहुत अर्जेंटली पैसों की जरूरत हो और आप सोच रहे हो कि अपना गोल्ड ज्वेलरी बेचोगे और उसी टाइम पे गोल्ड का प्राइसेस बहुत डाउन है, तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत अच्छा तरीका है। डाइवर्सिफाई कैसे करना है? थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से क्रिप्टो में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को। कल्याण जी, अगला सवाल लेते हैं। ये विनोद का सवाल आया है हमारे पास झारखंड से। ये पूछना चाहते हैं कि क्या फाइनेंशियल आजादी अर्लियर रिटायरमेंट में भी मदद कर सकती है? अगर वो 40 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहते हैं तो क्या ये भी उनको मदद कर पाएगा? जी बिल्कुल विनोद जी, फाइनेंशियल आजादी का सबसे बड़ा एडवांटेज है अर्ली रिटायरमेंट। तो ये आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होगा। तो आप जितनी जल्दी अपने फाइनेंशियल आजादी तक पहुंचेंगे, आप उतनी जल्दी रिटायर हो सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जितना जल्दी आप अपना कॉर्पस अमाउंट रिटायरमेंट फंड जितनी जल्दी कलेक्ट कर पाओगे, जितना जल्दी आप उसको जनरेट कर पाओगे, उतना जल्दी आप रिटायरमेंट ले सकते हो। उसके बाद आप उस अमाउंट के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हो, जैसे भी आपको जीना है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको अर्ली रिटायरमेंट का।
चलिए कल्याण जी, अब आखिरी सवाल लेते हैं। जनता के सवालों में से गीता का ये सवाल आया है और ये पंजाब से आया है और ये जानना चाहती हैं आपसे कि फाइनेंशियल आजादी के लिए क्या उन्हें अपने पूरे एसेट्स को इंश्योर करना चाहिए। तो देखिए गीता जी, आपको अपने एसेट्स को इंश्योर करने की जरूरत नहीं है, बट खुद को जरूर करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? अगर आप साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो 50% ऑफ दैट 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो सालाना आप जितना भी कमाते हो उसका 50% शुड बी योर हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? 10 टाइम्स ऑफ योर ईयरली इनकम। नाउ ईयरली इनकम अगर आपका 10 लाख रुपए है तो 10 into 10 1 करोड़ का आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस भी आप उसी का बनाइए जो आपका ब्रेड अर्नर है ऑफ द फैमिली, जो कमा रहा है उसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस करिए तो बेटर होगा। सबकी लाइफ इंश्योरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एडवांटेज है आपको। तो आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, दैट्स इट। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते रहिए उस चीज को। एंड अगर आप रेगुलरली डिसिप्लिन मैनर में करते रहेंगे तो आपको बाकी चीजों की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण जी हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए और जनता के तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए। धन दौलत के इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल को हम यहीं समेटते हैं और आजादी के अमृत महोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले हफ्ते हम फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आपके मन में अगर पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो हमें लिख भेजिए धन.दौलत@GNT TV पर और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।